12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के बारे में सोचता हूँ ना तो डर जाता हूँ। ऐसे लगता है कि बोर्ड्स के साथ साथ मैनेज कैसे होगा। इन सबको बताए इनकी नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, आईटी में इनकी ऑल इंडिया रैंक 4 आई है, इनकी नीट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 28 आई है और आईएसआई एग्जाम में इनकी रैंक 36 आई है। तो इन्होंने सिर्फ जेई नीट या आईआईटी तक नहीं बट ये आईएसआई सीएमआई जैसे जो एक्चुअली जेई एडवांस से भी एक लेवल ऊपर के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 लाई है, विच इज एक्चुअली वेरी कमेंडेबल। आईएसआई मैथ्स का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है इंडिया, और अभी नीट में ऑल इंडिया रैंक 28 लाने का मतलब है कि आपके बायो में ऑलमोस्ट फुल नंबर होंगे। मैथ्स स्टूडेंट्स को जो बायो में जाना है तो फिर रट्टा मारने की चीज़ तो उसमें बहुत कम है, बायो में कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा है। ये जो AIR 4 है एक्चुअल में ये कितने मार्क्स पे आपको मिली? मुझे 230 मार्क्स पे मिली। 230 मार्क्स पे। क्या कोई सिली मिस्टेक आपसे हुई थी? सोचा था कि 60 क्वेश्चंस थे, 59 कर लिए थे। सोचा कि लास्ट क्वेश्चन था 60 नंबर का ही क्वेश्चन था, सोचा तुक्का मार लूं। ओए ओए। मुझे बताइए, अब आपने इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर किए हैं तो आप फाइनली इन सब में से कौन सा लड्डू खाएंगे? कौन सा है वो 5वां लड्डू? भैया मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे साथ के साथ नेस्ट भी देना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगी प्रिपरेशन। भैया 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के बारे में सोचता हूँ ना तो डर जाता हूँ। ऐसे लगता है कि बोर्ड्स के साथ साथ मैनेज कैसे होगा। भैया हमसे तो डिस्ट्रैक्शन ही दूर नहीं हो रहा। मुझे पता है अगर प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो ये डर तो तुम्हारे मन में ज़रूर आते होंगे, और डर तभी दूर होता है जब आपको कोई ऐसा इंसान जो खुद उस रास्ते पे चल के उन सारे किलों को फतेह कर चुका हो और वो आपको खुद बताए कि आपको क्या करना है क्या नहीं। जब आप उनके मुंह से सुनोगे कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करना चाहिए ताकि आप अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे एक साथ जाने के लिए रेडी हो जाओ, तब आपको लगेगा कि हाँ यार पार्थ भैया जो बोलते हैं, यशिका मैम जो बोलती हैं वो इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ उस शख्स से जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे कमेंट से पूछ भी रहे थे कि भैया सानिध्य भैया का इंटरव्यू कब होगा, सानिध्य भैया के साथ पॉडकास्ट कब होगा। तो आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं आपके चहीते सानिध्य सर, सानिध्य भैया, क्योंकि आप जूनियर्स हैं और इनकी एक एक एडवाइस अगर आज आपने ध्यान से सुन ली और उस पर 1 साल काम कर लिया बेटा, तो 1 साल में आप लोगों को जो एकेडमिक ग्रोथ दिखने वाली है, जो पर्सनल ग्रोथ दिखने वाली है, वो आपको आगे आने वाले ना जाने कितने सालों तक बेनिफिट देगी। और आपको साथ में मिलेगा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस और ये उम्मीद कि अभी भी आप लोग कर सकते हैं। बस आपको वो सारी एडवाइस जान लेनी है, समझ लेनी है और उस पे अमल करना है। तो सानिध्य, वेलकम टू द शो। वेलकम सर। कैसे हो? सर मैं ठीक हूँ। बढ़िया। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नाइस। तो सबसे पहले तो मैं एज अगर स्टूडेंट बात करूं, मान लो कि मैं एक आपका जूनियर हूँ। अच्छा। ठीक है, आप मुझे एक जूनियर की तरह समझाना कि जब कोई बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो क्या उसको प्रेशर लेना चाहिए इस चीज़ का कि यार अगर रिजल्ट मेरा नहीं आया अच्छा तो क्या होगा? अगर वो प्रेशर लेगा भी तो फिर उसकी वजह से भी उसका परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है। तो फिर मैं तो सजेस्ट करूँगा कि प्रेशर ना ले जहाँ तक हो सके, पर थोड़ा तो होना चाहिए प्रेशर की, नहीं तो फिर रैंक नहीं ला सकेंगे ना। बिल्कुल, सिंसेरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। राइट राइट राइट। यशिका मैम, बच्चे सुनना चाहते हैं आपकी आवाज़, कुछ तो बोलो। क्या यार। तो सानिध्य, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने इतने सारे एग्जाम्स दिए, मैं एक बार इनकी रैंक्स भी बता देती हूँ सारे। एग्जैक्टली बच्चे जानना चाहते हैं एक्चुअल में। तो आई थिंक सबको पता है इनकी नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, आईटी में इनकी ऑल इंडिया रैंक 4 आई है, इनकी नीट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 28 आई है और आईएसआई एग्जाम में इनकी रैंक 36 आई है। तो इन्होंने सिर्फ जेई नीट या आईआईटी तक नहीं बट ये आईएसआई सीएमआई जैसे जो एक्चुअली जेई एडवांस से भी एक लेवल ऊपर के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 लाई है, विच इज एक्चुअली वेरी कमेंडेबल। एंड नॉट जस्ट दैट, जेई एडवांस में आईआईटी बॉम्बे CS। तो अब तुम अंदाजा लगा लो कि जो तुम्हारे सामने शख्स बैठा है और जो तुम्हें गाइडेंस देने वाला है वो एक्चुअल में बहुत पहुंची हुई चीज है, राइट? एंड बाय द वे, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज एक्चुअली गिविंग द पॉडकास्ट। इससे पहले भी बहुत बार इनके चर्चे आ चुके हैं। इनफैक्ट ही इज द फर्स्ट स्टूडेंट जो अब तक हमें मिला है जिसका नाम आप गूगल पे टाइप करोगे ना तो आपको गूगल पे भी पता चल जाएगा कि हु इज ही। ट्रू। तो सानिध्य, आप मुझे एक बात बताइए, आप मतलब जब अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे तो जैसे आपने कहा कि प्रेशर लेना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, तो कितना?
कितना मतलब थोड़ा तो होना चाहिए कम से कम। मतलब कहाँ तक? मतलब कि उस एग्ज़ाम पे कुछ तो कॉलेज अपना डिपेंड है, तो उतना बस सोचना चाहिए। राइट राइट राइट। तो जब आपने प्रिपरेशन शुरू की, कब एग्जैक्टली आपने ये ठाना कि मेरे को ये वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है या ओरिएंट होके प्रिपेयर करना है? स्टार्टिंग में जब 10th में था, तो 10th से तो जेईई नीट के बारे में मुझे पता था, तो जेईई नीट का तो मुझे पता था कि प्रिपरेशन होगी। तो फिर वो तो मैंने सोच लिया था 10th तक कि वो करना है। फिर 10th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद में वीवीएम का नेशनल लेवल कैंप हुआ था, तो वो आईएसआर भोपाल में हुआ था। वहाँ पे ओके। उन लोगों ने फिर वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया था आईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो वहाँ से फिर आईआईटी के बारे में पता चला, और फिर वहाँ से फिर आईआईटी में भी करना है ये सोच के चला था। और नेस्ट और आईएसआई जो थे वो काफ़ी लेट डिसाइड हुए, मतलब लास्ट ईयर दिसंबर में। तो आपने जो प्रिपरेशन थी वो 11th से स्टार्ट करी थी या 12th से शुरू करी? 11th से। 11th से ही शुरू करी थी। तो जब बच्चा 11th में आता है, तो 11th में उसके पास पहले तो साइंस में बहुत सारे नए नए टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में, है ना? और फिर वो नए टॉपिक्स जब पढ़ता है तो उसको पहले 11th ही नहीं समझ में आती, और ऐसे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अलग से प्रिपरेशन करना, एनसीईआरटी के अलावा और थोड़ी सी बुक्स रेफर करना, ये सब थोड़ा टीडियस हो जाता होगा। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जब 11th में थे आप? नहीं, क्योंकि जो 10th और 11th के बीच का गैप था, उस गैप में मैंने बहुत सारे सिलेबस कवर करके रखा था Okay. 11th का। तो कैसे, मतलब एनसीईआरटी के थ्रू कवर किया या फिर कोई बुक फॉलो की? स्टार्टिंग तो एनसीईआरटी से ही की, ताकि बेसिक्स मेरे कवर हो जाए। और फिर साथ में फिर नॉर्मल जब रेगुलर 11th चल रहा था, तो उसके साथ फिर अदर बुक्स के साथ फॉलो किया। ओके। तो आपकी फेवरेट जो बुक है, जो आपको लगता है कि हाँ इस सब्जेक्ट के लिए इस किताब को तो जरूर जस्ट फॉर नॉलेज पढ़ना ही चाहिए, तो वो कौन सी बुक होगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए? अच्छा, तो फिजिक्स के लिए तो मैं बोलूँगा एचसी वर्मा H.C. सर की वर्मा। अरे कॉन्सेप्ट ऑफ एच.सी. वर्मा सर, आपने जो किताब लिख दी है ना उसका तो रिकॉर्ड ही नहीं टूट रहा। राइट। एंड मैथ्स में मैं बोलूँगा कि जी तिवानी सर की सेंगेज बहुत अच्छी है। Yes. और केमिस्ट्री में तो फिर वो 3 जो अलग-अलग हाँ, सब्जेक्ट्स 3। होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर बुक्स डिपेंड करती है। राइट राइट राइट। तो अच्छा, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा पसंद करता हूँ पर्सनली, तो ऑर्गेनिक की बता दो आप। ऑर्गेनिक की मैं बोलूँगा कि एमएस चौहान ने जो सोलोमन्स की हाँ, बुक अडॉप्ट की है, राइट वो राइट अच्छी राइट है। राइट, हाँ डेफिनेटली, राइट। तो ओवरऑल क्लास 11th कैसी गई आपकी? क्लास 11 तो मेरी अच्छी थी, इवन उसमें 99.4% मिले थे बाप मुझे। रे। 11वीं क्लास में 99.4% लाना इज ऑलमोस्ट मतलब अनलाइकली टू हैपन, क्योंकि 11वीं क्लास में ज्यादातर बच्चों को झटका लगता है। इवन केवी का जो पैटर्न है टेस्ट का 11th में, वो बहुत ही ज़्यादा ये है, मतलब कि तुमको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ता है ताकि तुम्हें फुल मार्क्स मिले, क्योंकि 10% वेटेज बीच वाले टेस्ट का होता है, 30% हाफ ईयरली का, 50% फाइनल एग्जाम का। तो फिर उसकी वजह से अगर तुम कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। परसेंटेज। एग्जैक्टली। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा बदलता रहता था। ये भी सही है। तो अभी फिलहाल कौन सा फेवरेट चल रहा अभी है? बायो। अभी बायो चल रहा है। नाइस। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर भी आएंगे बेटा। इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर भाई ने निकाले हैं तो भाई कहीं एक जगह तो जाएगा, और वो कौन सी जगह होगी वो बिल्कुल मैं लास्ट में पूछूंगा, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी और भी चीजें हैं जो बच्चे जानना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज होती है बेटा कि कोई अगर ऐसा बच्चा है कि भैया मैं तो, अब जैसे आपने आईएसआई निकाला है, आईएसआई मैथ्स का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है इंडिया का। हाँ, वो है ना? तो एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जैक्टली। और अभी नीट में ऑल इंडिया रैंक 28 लाने का मतलब है कि आपके बायो में ऑलमोस्ट फुल नंबर होंगे। बायो में फुल नंबर थे, और बायो और मैथ्स दोनों एक दूसरे से काफी अलग सब्जेक्ट्स हैं, है ना? तो बच्चों का मेजर कंसर्न ये रहता है, स्पेशली वो बच्चे जो 11th में अभी नए आए हैं, या फिर जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए इसी साल सब कुछ करना उनके लिए काफी मायने रखता है। वो पूछते हैं कि भैया हम मैथ्स वाले हैं, हमसे बायो कैसे होगी, बायो वाले हैं मैथ्स कैसे होगी? तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? सबसे पहले तो हमें बायो वाले जिनको मैथ्स करने हैं, जितना भी बेसिक मैथ्स सिखाते हैं वो उससे 20 to 30% क्वेश्चंस तो हो ही जाते हैं मैथ्स के। तो फिर उसमें बायो स्टूडेंट्स को अगर वो बेसिक मैथ्स अच्छे से फॉलो कर ले तो फिर उसमें तो ज़्यादा
प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैथ स्टूडेंट्स को जो बायो में जाना है तो फिर वही मोस्टली ये सब सोचते हैं कि बायो मतलब रट्टा मारने का सब्जेक्ट है, हाँ। जबकि वो नहीं है। आईआईटी और नेस्ट जैसे एग्जाम्स में तो स्पेशली उसके बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल लेवल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो फिर वो उनको पता नहीं होते। इवन लास्ट ईयर के नीट में भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल लेवल के क्वेश्चंस आए, तो उनके बारे में पता नहीं होता, तो उनको लगता है कि बहुत आसान है। पर रट्टा मारने की चीज़ अपन तो उसमें बहुत कम है, बायो में कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा है। चलो कोई तो बोला ये Right. चीज। नहीं, बिल्कुल, जो सीरियस बच्चा होता है वो ये चीज अडेप्ट करता है और ये चीज मानता भी है नहीं, कि बच्चे बोलते हैं कि हाँ। बायो तो हम रट के कर लेंगे, उसमें फैक्ट्स ही Exactly. होते हैं, क्या ही है, मैं बहुत गुस्सा आता है। अरे अरे, मैम का पर्सनल ग्रज बाहर निकल कॉन्सेप्ट्स के आ रहा ज़्यादा है। है, फैक्ट्स कम है। एग्जैक्टली। अच्छा, केमिस्ट्री में ज्यादा फैक्ट्स होते हैं या बायो में? टफ क्वेश्चन। केमिस्ट्री में अरे यार, बस इनऑर्गेनिक। बस इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में मोस्टली अगर तुमको बेसिक्स आते हैं, जीओसी आता है, तो तुम कर लोगे। हाँ, मेरा एक जीओसी का लेक्चर पड़ा है, वैसे इस चैनल पे प्रमोशन कर देता हूँ। तो अगर किसी की जीओसी वीक है तो उस लेक्चर को देख सकता है। ऑलमोस्ट 2.5 लाख बच्चों ने अब तक वो लेक्चर देखा है, और सब बच्चों ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि ये लेक्चर एक्चुअल में उनको बहुत हेल्प करता है जब उनको जीओसी रिवाइज करनी होती है, या फिर जिनको जीओसी नहीं आती थी वो पढ़ लेते हैं। तो बस तुम्हारे लिए एक भलाई का काम कर रहा हूँ, उस लेक्चर को तुम जाके देख सकते हो। लेक्चर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, इतना तो अपने लिए मैं कर ही सकता हूँ। राइट, तो अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा अभी हम वापस से घूम के इस एकेडमिक्स पे आएंगे, बट फिलहाल हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में आप कहाँ से बिलोंग करते हो। मैं नागपुर से हूँ। ओके। और स्टडीज़ के लिए फिर बहुत सालों से, मतलब 14-15 सालों से पनवेल में रिसाइड कर रहा हूँ। अच्छा। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स अ लॉट आपको और आपके पेरेंट्स को कि इतनी दूर से यहाँ पर आप लोग आए, स्पेशली तुम लोगों के लिए। तुम लोगों को गाइडेंस टाइम पे मिले और तुम लोग ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो, टाइम वेस्ट कम करो। इसके लिए सोचो कितने लोग अपनी एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट टाइम को यूटिलाइज करते हैं तुम्हारे लिए, है ना। तो थोड़े से सीरियस हो जाओ, जो एडवाइसेस भैया देने वाले हैं उसको फॉलो करना, है ना। सिर्फ कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के या फिर हाँ भैया हम समझ गए लिख के काम नहीं चलेगा। आपको उसको एक्चुअल में करना पड़ेगा फॉलो, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से आपको, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हुआ कभी कि यार, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। कल मैं एक सेशन ले रहा था, तो उसमें एक बच्चा था जो 8वीं क्लास में था। अच्छा। तो उसने बोला कि भैया मेरे को ना एक्चुअल में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाना है। अच्छा। तो आपको कभी ऐसा लगा कि मेरे को ये स्पेसिफिक ब्रांच पसंद है? नहीं, वैसा तो कभी नहीं हुआ। मेरे मेन जो इंटरेस्ट था वो कभी ब्रांचेस से ज़्यादा होल सब्जेक्ट्स में था। नाइस। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज में था। कभी ज़्यादा पसंद, कभी केमिस्ट्री पसंद आई है? हाँ, पसंद आई थी 11th में, थोड़े टाइम के लिए। थोड़े टाइम के लिए। तो ऐसा कौन सा चैप्टर था केमिस्ट्री का जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट खत्म हो गया? वही पी ब्लॉक। अरे यार, क्या करूं, मुझे भी नहीं पसंद है वैसे वो। नहीं, वो एक्चुअल में हटा हुआ है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता है। एग्जाम्स में आता है। हाँ, तो फिर पढ़ा होगा उसको पूरा, हाँ, जैसे तैसे उसको करके पूरा पढ़ा है। फिर उसमें भी फिर बहुत सारे ट्रिक्स लगा के वो सब चीजें याद करनी पड़ी थी। राइट। तो जब बच्चा पढ़ता है कोई ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पर बहुत सारा चीजें ऐसे फैली हुई हो, पी ब्लॉक तो बहुत बड़ा है ना। बहुत सारे चीजें, बहुत सारे कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर्स, पता नहीं क्या क्या है। तो मान लो कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करके ये कोशिश करता है कि हाँ यार मैं जेई की तैयारी या फिर मैं आईआईटी नेस्ट की तैयारी करूंगा। अब क्योंकि जेई में भी पी ब्लॉक के क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, नेस्ट में भी सिलेबस में एडेड है, तो बच्चे पढ़ने की कोशिश करें। तो पी ब्लॉक जैसे जो टॉपिक्स हैं उनको टैकल करने के लिए कोई एडवाइस जो आप देना चाहो? पहले तो मैं बोलूंगा कि पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है और केमिकल बॉन्डिंग, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। यस, क्योंकि उसी में बेसिक्स है, आधे ट्रेंड्स वहीं पे कवर हो जाते हैं। और फिर अगर तुम पी ब्लॉक पे आओगे तो फिर वहाँ पे तुम सिर्फ एक्सेप्शंस याद करके भी हो जाएगा। एग्जैक्टली, राइट। तो कोटा फैक्ट्री देखिए? कोटा फैक्ट्री फर्स्ट सीजन देखा है। अच्छा। सेकंड सीजन के कुछ क्लिप्स देखे हैं। अच्छा, सेकंड सीजन देख लेना एक बार। अच्छा, नहीं, सब्सक्रिप्शन जस्ट नहीं फॉर है फन। मेरे पास। अरे यार, फर्स्ट सीजन यूट्यूब पे था, इसीलिए देख लिया था पूरा। ले लो सब्सक्रिप्शन। मेरे से ले लेना सब्सक्रिप्शन, ठीक कोई है, दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। खैर, एनीवेज, तो आपकी जो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करी उसमें बेसिकली जैसा
हम लोग जानते हैं कि मेजर पार्ट आपका सेल्फ स्टडी बेस्ड था, हाँ राइट? तो सेल्फ स्टडी जब आप करते थे तो टाइम टेबल वगैरह बनाना और इन सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते थे? एक्चुअली टाइम टेबल बनाने में उतना फोकस नहीं था, क्योंकि जो सब्जेक्ट मुझे लगता था कि आज पढ़ना चाहिए, मैं वो उसी दिन पढ़ लेता था। Yes. और जितना अच्छा काम मैंने सोच लिया कि इस दिन करना है, तो फिर वो डेली के टारगेट्स करता था मैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि डेली का कोई टारगेट बनाया हो और वो पूरा ना हुआ हो? पूरा ना हुआ हो तो होता था कई बार, तो उसको अगले दिन साथ में फिर उसके अगले दिन का टारगेट, तो वैसे करके Okay. हो जाता था। राइट। Club तो कर कभी दिया। ऐसे जैसे बच्चे क्या करते हैं ना, मैं बड़ा परेशान हूँ यार बच्चों से। ये आप क्लास में आके अकेले बोलते हैं कि नहीं हो। भैया, हाँ ये बोलते हैं क्लास में ना, ये जो आपके जूनियर्स हैं ना, ये बोलते हैं कि भैया हमने ना सुबह उठ के सोचा था कि हम इतना इतना करेंगे 4 बजे उठेंगे और शाम सुबह। तक आते आते हम थक गए और आधा काम रह गया। अब ये क्या करते हैं ना, ये डिमोटिवेट होके कि यार मेरे से तो नहीं हो रहा, अगले दिन का भी बैकलॉग, फिर अगले दिन का भी बैकलॉग। तो इनको क्या एडवाइस दोगे? उनको तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले तो अपने जो गोल्स है, डेली टारगेट्स है, वो थोड़े रियलिस्टिक सेट करे, ताकि वो भाई कर बहुत पाए। सही पॉइंट है इस बच्चे का, मैं बता रहा हूँ, ही इज रियली अ जेम कह रहा हूँ, Gem. ही इज रियली अ जेम। क्यों? क्योंकि ये जो एडवाइसेस है ना, ये एक्चुअल में वही बंदा दे सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो वो अच्छा इधर खासा। चॉक एंड चीज वाला हाँ हिसाब है, एग्जैक्टली बिल्कुल वही है। तो ये ना एडवाइस लिटरली मतलब ऐसा है कि मेरी सबसे बेस्ट एडवाइस यही होती है कि भाई तुम रियलिस्टिक Realistic, गोल हाँ, जो है yes. सबसे पहले सेट करो। अगर तुमसे एक दिन में 4 सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो रहे हैं ना, तो 2 सब्जेक्ट को टारगेट करो पहले। अच्छा हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि एक दिन में 4 सब्जेक्ट मैनेज कैसे करते थे आप, या फिर एक दिन में कैसे? एक दिन में मैं 4 सब्जेक्ट करता ही नहीं था। फिर या तो 1 या 2 या फिर 3, डिपेंड्स कि कब क्या पढ़ना है। राइट। तो- अच्छा नहीं प्लीज प्लीज तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक दिन में लगभग कितने देर पढ़ते थे? तो स्कूल का तो टाइमिंग ऑलमोस्ट 2 बजे तक होता था, और उसके बाद से फिर ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे। एट स्ट्रेच पढ़ते थे या ब्रेक ले लेके पढ़ते थे? डिपेंड्स, जब ब्रेक लेने का मुझे लगता था कि ब्रेक लेना चाहिए तब लेता था, ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं था ब्रेक का। और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सॉरी नहीं हाँ सब्जेक्ट चेंज के टाइम पे लेता था मैं ब्रेक। हाँ, और जैसे बस। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर बीच में फोन स्क्रॉल करने लग जाएंगे, फिर पढ़ते पढ़ते ही फोन स्क्रॉल करते हैं। तो वैसा कुछ आप करते थे? नहीं, वैसा नहीं था। डिस्ट्रैक्शंस पे बात कर लेते हैं थोड़ी कि क्या आपकी लाइफ में 11 से लेकर अब तक कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन रहा जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो कि यार ये थोड़ा सा जो है मेरा टाइम ज्यादा जा रहा है इसमें? नहीं, राइट। हुआ नहीं या होने नहीं दिया? हुआ नहीं। नाइस। तो डिस्ट्रैक्शंस जो आपके आसपास जो बच्चे हैं जिनको आप थोड़ा बहुत देखते भी होंगे, जानते होंगे शायद किसी को कि कोई प्रिपरेशन कर रहा है, तो आमतौर पे बच्चे यही बोलते हैं कि हमारा फ़ोन में टाइम जो है ज़्यादा चला निकल जाता है, जाता है, रील्स true. स्क्रॉल करने में, इंस्टाग्राम पे या फिर इन सब चीज़ों में। तो आप फिर उनको किस नज़रिए से देखते हो? आपको क्या लगता है कि ये मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, मुझे पता है, मैंने देखा भी है स्टूडेंट्स को। हाँ मुझे पता है वो कर सकते हैं, राइट। पर जब तुमको पता हो कि पढ़ाई करनी है तो फिर तुम पढ़ाई पे फोकस कर लेते हो बाद में। ये बहुत गहरी बात है हाँ, वैसे, ट्रू, कि अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन है कहीं ना तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको हटाना आप कर सकते हो। राइट। तो सानिध्य, आप मुझे एक बात बताइए, जब आप अपना पूरा ये 2 साल का जर्नी किए हो, इसमें आपको सबसे डिफिकल्ट टाइम पीरियड क्या लगा? मतलब ऐसी कौन सी आपको एक डिफिकल्टी लगी कि आपको लगा कि यार अगर ये नहीं होती तो हो सकता है शायद मैं थोड़ा और प्रोडक्टिव, मतलब ऑल्दो आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया, बट एक वो रहता है ना कि थोड़ा सा और हो जाता मेरे से। अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा टाइम पीरियड रहा था एज सच। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में कोई इशू? नहीं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बायोलॉजी में डाइवर्सिटी और प्लांट फिजियोलॉजी ऐसा लगता है कि नहीं, बिल्कुल प्लांट फिजियोलॉजी तो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, मेरा फेवरेट था 11th में। जब आप 12th में आए, अच्छा सबसे पहले तो बच्चों को ये आप बता दो एक बार कि आपके पास एकेडमिकली पीसीएम था, पीसीबी था या फिर पीसीएम भी था? पीसीएम भी था। राइट, चारों सब्जेक्ट थे। तो जब आपने चारों सब्जेक्ट लिए, किसी दोस्त ने आपको डराया नहीं कि भाई कैसे करेगा? नहीं, दोस्तों को पहले से पता था कि मैं पीसीएम भी लेने वाला हूँ। हाँ। उन्होंने खुद पीसीएम भी छोड़ कर पीसीएम या पीसीबी कर लिया था। बहुत कम दोस्त थे मेरे जो पीसीएम भी लिए।
नाइस nice, नाइस नाइस। nice. तो दोस्तों से कैसा इंटरेक्शन था, मतलब कि अभी है कोई टच में या सब अपने अपने? नहीं, अभी तो बहुत से दोस्तों के साथ इंटरेक्शन है। ओके ओके ओके। हाँ, क्योंकि जितना मेरी बात हुई थी, आपकी मदर बता रही थी कि आपका बहुत अच्छा खासा अटैचमेंट था अपने स्कूल से, तो काफी उस लंबे टाइम में आपके काफी सारे अच्छे दोस्त रहे होंगे। हाँ, वो तो रहे हैं। राइट। तो आपके बाकी दोस्तों ने भी दिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? हाँ, उन्होंने भी दिए हैं, उनका भी Okay. अच्छा रिजल्ट है। अरे वाह, तो बढ़िया। मतलब पूरा ग्रुप ही एक हम्म। तरीके से बहुत सही था। हाईजैक कर रहा है पूरा ये ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 12th क्लास में जब आप आए बेटा, तो बोर्ड्स भी रहे होंगे आपके ऑब्वियसली, और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्लोज आ गया, अब 1 साल ही बचा है। तो कभी प्रेशर आया इस चीज का कि यार बोर्ड्स के अलग से क्लासेस चल रहे हैं, असाइनमेंट्स चल रहे हैं, प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, कैसे मैनेज नहीं, होगा? क्योंकि सब्जेक्ट्स तो सेम ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, और बोर्ड्स में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसका Right. अलग से पढ़ लेंगे। वही जो हम बच्चों को कहते हैं कि रादर देन अलग अलग एग्जाम देखने की जगह तुम सब्जेक्ट को देखो। एग्जैक्टली। राइट 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 राइट। तो जब 4 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे थे, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये चौथा सब्जेक्ट जो है इसे बस मैं मतलब काम चलाऊ पढ़ लेता हूँ, 3 ही अपने अच्छे रखता हूँ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा, क्योंकि सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसके बारे में। ये भी सही है। राइट। तो 12th में जब आप आ गए थे तो आपको थोड़ी क्लैरिटी और ज़्यादा हो गई थी कि मुझे अगर मान लो कि जैसे आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम शायद तब नहीं पता होंगे, जैसे आपने बताया था कि ISI के बारे में आपको लेटर। ISI के बारे में मुझे पता था पहले से, पर और नेस्ट के बारे में भी पहले से पता था, पर वो एग्जाम्स में दूंगा ये या तो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में कंफर्म हुआ था। अच्छा 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 अच्छा। तो जब 12th में आए तो फिर क्या सोचा था कि हाँ मेरे को इस वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे थोड़ी ज्यादा फोकस करनी है? तो 12th में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस मैंने अपना इंटरेस्ट में देखा था, तो फिर उसी हिसाब से फिर मैंने सोचा कि इस एग्जाम में कर लूँ। राइट राइट राइट। तो टोटल 12th में भी उतने ही घंटे की पढ़ाई चलती रहती थी आपकी जितनी 11th में थी, या बढ़ाया या घटाया, कैसे? ऑलमोस्ट सिमिलर। ऑलमोस्ट सिमिलर। और क्या स्ट्रैटेजी, अगर मान लो चलो मान लो कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, अच्छा। और मैं अब जो है 12th में आया हूँ, और मेरी 11th डिसेंट है। अच्छा। मेरे 11th के कोई बैकलॉग्स नहीं है, मैंने 11th अच्छे से करी है, और डिसेंट कॉन्सेप्ट्स है मेरे 11वीं तक के। अच्छा। अब 12वीं में मुझे JEE भी देना है और मुझे IIT नेस्ट भी देना है, तो आप मुझे कोर क्या स्ट्रैटेजी बताओगे पूरे साल जो मुझे फॉलो करनी चाहिए? JEE में तो मैं सब्जेक्ट वाइज जाऊंगा सबसे पहले। फिजिक्स में तो 11th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना 12th नहीं समझेगी। और 12th में भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाला जो पोर्शन है, वो समझने के लिए तुमको फिर स्टार्टिंग से चैप्टर से शुरू करना पड़ेगा, और फिर उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पर फिर आगे वाले कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे, तो वो क्लियर होना चाहिए। केमिस्ट्री में मैं बोलूँगा कि वही कि क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर, वो क्लियर होना चाहिए। GOC क्लियर होना चाहिए, और उन सब से तो फिर ऑर्गेनिक हो गई। और फिजिकल के लिए तो फिर मैं उतना नहीं बोलूँगा, क्योंकि फिजिकल का जो है वो मोस्टली बेसिक से स्टार्ट होता है, केमिस्ट्री के बेसिक्स से। मैथ्स में तो फिर पूरा ही पता होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में कब पता चले कि 11th का कॉन्सेप्ट लग जाए, वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ही पता चलेगा। राइट। जिसको नहीं पता चल रहा है इसका मतलब उसकी 11th गोल है। ठीक है। राइट। अब बायो बचा। हाँ, बायो बच्चा। तो बायो में तो कॉन्सेप्ट्स तो ज़्यादा 12th में है, कुछ कॉन्सेप्ट्स 11th के हैं, फिजियोलॉजी वाले, प्लांट एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी दोनों के। तो वो एक क्लियर हो तो फिर आगे के जो कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से समझ में आएंगे। तो फिर मतलब वो काइंड ऑफ बेसिक चीज़ है, जैसे सेल बायोलॉजी हो गया, बायोमोलिक्यूल्स वगैरह। राइट। वो सब की कम से कम बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और अच्छे से किया हुआ है तो और भी अच्छा। राइट। कितने घंटे पढ़ना चाहिए बच्चों को? उनके हिसाब से है, बट फिर भी बेयर मिनिमम तो 3-4 घंटे। मतलब 3-4 घंटे अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस, मतलब सेल्फ स्टडी के 3-4 घंटे। ओके। और अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैम जो बच्चे पूछते हैं वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो कितने क्वेश्चंस भैया हमें हर दिन करने चाहिए? हमें बता दो बस आप। सच में नंबर नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। तो फिर अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो अगर हर दिन के हर सब्जेक्ट के 5-5 या फिर बायो में अगर 10-20 भी कर लिए तो भी अच्छी बात है। और अगर
मतलब कि जैसे कि थोड़ा सा इजी मॉडरेट डिफिकल्टी के हैं। तो फिर 50-50 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। एग्जैक्टली क्या आपको लगता है कि हर सब्जेक्ट के लिए आप एक स्पेसिफिक नंबर लेके चल सकते हो? जैसे फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं एज कम्पेयर टू बायो में अगर 1 घंटे में आदमी 40 क्वेश्चन कर रहा है, 50 कर रहा है, तो फिजिक्स में वो सेम नंबर मेंटेन करना क्या वो तो नहीं हो पाएगा, पर एग्जाम में तो करना पड़ेगा। सैवेज मोड में है भाई हमारा। बात तो सही है। अच्छा ये बताओ कि जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस जब बच्चा करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अब जैसे मान लो कोई बच्चा जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था और उसने सोचा कि मैं नेस्ट भी दूंगा और वो सिर्फ जेई के मॉड्यूल्स ही लगा रहा है, तो ये इस चीज से क्या उसको नेस्ट में हेल्प मिलेगी? अगर वो जेई का प्रिपरेशन कर रहा है तो मतलब उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये मैं मानकर चलता हूँ। और आईआईटी और नेस्ट भी अगर वो दे रहा है तो फिर उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू सफिशिएंट है। यस, पीवाईक्यूज। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि भैया नेस्ट के पीवाईक्यूज, क्योंकि जब जेई से बच्चा नेस्ट के पीवाईक्यूज पे स्विच करता है ना तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। वो सोचता है कि यार स्पेशली अब तो नेस्ट थोड़ी दया कृपा कर रहा है बच्चों पे, लेकिन 2022 से पहले आई एम श्योर आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे, तो 2022 से पहले क्वेश्चंस बायो में डाल दे रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो 2022 से पहले नेस्ट का अलग ही लेवल था, तो बच्चे वो वाले पीवाईक्यूज जब करते हैं ना उनका मोरल गिर जाता है। तो इस साल भी एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था बायो में। नस्ट इक्वेशन। यस ट्रू, बायो में आया था नस्ट इक्वेशन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तभी मैं कहूँ कि वहां क्यों नहीं आया। एक ही पेपर है, वो लोग भी एक वो और एक वो एंट वाला क्वेश्चन था। वो एंट वाला वो मेरा गलत हुआ था। अरे अच्छे से याद है मुझे। राइट। अच्छा, नेस्ट में आपका टोटल कितना था? नेस्ट में 161 बोनस मिलाकर। 161 बोनस किस क्वेश्चन क्या होता है? 2 क्वेश्चन में बोनस था। क्यों? एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था और एक फिजिक्स का क्वेश्चन था, वो वेव वाला, जिसमें वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से वो क्वेश्चन गया था। और केमिस्ट्री में वो NF-E0 सेल वाला क्वेश्चन था। समझ गया, जिसमें वो मैच करने थे, 4 ऑप्शंस दिए थे कि किसका सेम रहेगा। हाँ राइट। वो जिसमें 1/3 रेशियो दिया हुआ था शायद, मेरे ख्याल से ना। हाँ, डेल्टा जी का और ई सेल का रेशियो दोनों का दिया हुआ था, आई गेस वही वाला होगा। राइट, उसमें शेडी तो था वो क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निक थी तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। बट हाँ, बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी उसमें डेफिनेटली। तो 161 180 में से काफी, मतलब ऐसा नंबर है जो सामने वाले के हौसले को तोड़ने के लिए काफी है, क्योंकि बच्चों के 110 नंबर भी क्रॉस नहीं हो रहे। तो उनको क्या बोलना चाहोगे? बेचारे बच्चे मॉक में 80 नंबर पे आते, 90 नंबर पे आके वो बिल्कुल हथियार एकदम उनके ऐसे हाथ खड़े हो जाते कि भैया इससे ज्यादा नहीं जा पाएगा। तो क्या एडवाइस दोगे? कोई अगर जेईई के प्रेप भी अच्छे से कर रहा होगा तो फिर उसके लिए 150 तो कोई कम नंबर नहीं है। बट वो अच्छे से प्रिपरेशन करना भी बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है। आप एक चीज ध्यान रखना कि जो आपको गाइड कर रहा है ना, वो जेईई एडवांस क्वालिफाइड, जेईई एडवांस में अच्छी रैंक ला चुका है। तो अगर वो बोल रहा है ना कि जेईई की प्रिपरेशन अच्छी, मतलब जेईई की प्रिपरेशन इतनी अच्छी कि जेईई में परसेंटाइल हो कितना बेटा? 99.89 थे जी मेंस में। 99.89, समझ रहे हो? तो वो है लेवल। तो ये मत समझ लेना कि मतलब बस ऐसे ही नाम का कहीं से ज्वाइन कर लिया कुछ और हल्की फुल्की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब हो जाएगा। नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करके चलो इनसे ही पूछ लो, अगर कोई बच्चा अभी 12वीं में सीरियस हो जाए, एक साल जो अब आपके जूनियर्स के पास है, और उसमें मन लगा के करे तैयारी, चारों सब्जेक्ट इज्जत से पढ़े, साइंस मान के पढ़े, इंटरेस्ट के साथ पढ़े, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है। राइट। तो मैम आपको कैसा लग रहा है? आपके सामने नीट का भी एक टॉपर बच्चा बैठा है। तो मैं भी एक्चुअली एक सवाल पूछना चाहती थी, जैसे नीट की बायो में और नेस्ट की बायो में जमीन आसमान का फर्क आता है। अच्छा। तो उन बच्चों को, जैसे बहुत सारे, जब हम नेस्ट के सेंटर्स भी गए थे, हमने काफ़ी स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया था, तो उनका यही था कि नीट की प्रिपरेशन जो थी वो बिल्कुल भी इनफ नहीं थी नेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, तो मेरे हिसाब से तो नीट 2025 का लेवल देखकर इवन कोचिंग्स ने भी अपना लेवल बढ़ा दिया था। इवन
मतलब सारे कोचिंग्स ने अपने बायो का लेवल बढ़ा दिया था मोस्टली, और कुछ क्वेश्चंस वो कॉन्सेप्चुअल भी डालते थे, मतलब हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इवन नेक्स्ट लेवल के भी डालते थे Right. उसमें। तो फिर अगर कोई उतना भी कर ले तो फिर उसकी प्रिपरेशन तो अच्छे लेवल की हो जाएगी। तो मतलब मेन जो चीज़ है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसकी अच्छी होगी, तो फिर नेक्स्ट तो वो कर लेगा। वो उसके क्वेश्चंस थोड़े ओलंपियाड साइड लेवल के के आते हैं, हाँ। थोड़े से लग रहे मुझे, क्योंकि एनएससीबी के टाइप के। नेक्स्ट के तो रहते अगर हैं। उल्टा हो तो मान लो कोई बच्चा नेस्ट की तैयारी कर रहा है, हम्म। उसके लिए नीट कैसा है फिर? नेक्स्ट की तैयारी कर रहा है और उसके लिए नीट कैसा है, तो फिर नेक्स्ट में तो फिर मोस्टली कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पर नीट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें फिर आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत होती है। Memory। तो फिर मतलब दोनों तरीके से प्रिपेयर रहे। राइट। अच्छा, क्या ऐसा सच है कि नीट में स्पीड एक तरीके से ज़्यादा टेस्ट करते हैं, और नेस्ट में तो चलो मैं जानता हूँ कि स्पीड की इतनी डिमांड नहीं है, बट क्वालिटी जो आपके थॉट्स की है वो बहुत मैटर करती है नेस्ट में, लेकिन नीट में स्पीड मैटर करती है। तो एक बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा है वो अपनी स्पीड कैसे बढ़ाए? स्पीड कैसे बढ़ाए? स्पीड तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए बच्चे को ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस टारगेट करने चाहिए, या फिर सही क्वेश्चंस को फास्ट करना ट्राई करना चाहिए, उसी से शॉर्ट ट्रिक्स डेवलप होंगी। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस ना, राइट। अगर उसका है कि 1 घंटे के टाइमर में मेरे को एटलीस्ट 40-45 क्वेश्चंस करने, तो देखिए 1 घंटे में कितना कर पा रहा है और कितना सही कर पा रहा है। ये नहीं कि आंख बंद करके जय माता दी AB कुछ भी टिक कर दिए। समझ रहा हूँ। राइट। तो अभी तक तो बेटा आप जो है पूरा एकदम अपनी मदर के साथ ही रहे, है ना? अब आपका वो टाइम आ रहा है जब शायद आप बाहर जाओगे, है ना? तो थोड़ा नर्वसनेस या कुछ वैसा लग रहा है कि यार समथिंग अनयूजुअल इज गोइंग टू हैपन? लग रहा है थोड़ा सा। राइट। तो कैसे डील करोगे? वो बाद में देखा जाएगा। ये भी सही है। राइट। तो अभी आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, और बच्चे अगर इतने ज्यादा ऑप्शंस बच्चों के सामने रख दिया जाए तो वो भी कंफ्यूज होंगे डेफिनेटली। शायद हो सकता है, क्या आपको कोई कंफ्यूजन है? मैं अभी ये नहीं पूछ रहा कि आप कहाँ जा रहे हो, वो मैंने बिल्कुल लास्ट के लिए बचा के रखा है क्वेश्चन। लेकिन क्या आपको कंफ्यूजन हुआ था जब एक के बाद एक रिजल्ट आता चला गया, आप सेलेक्ट होते चले गए, बढ़िया रैंक आती चली गई, तो क्या आपके दिमाग में वो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो रहा था कि यार अब कहाँ जाना सही रहेगा? हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हुआ था। राइट। सबसे इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 2 सबसे टफ कॉम्पिटिटर्स कौन थे जिनको चूज करने में आपको मेहनत लगी बहुत ज्यादा? वही IISc बैंगलोर और एम्स दिल्ली। बिल्कुल अपनी फील्ड में टॉप उठा लिए। मतलब हाँ यार, सही बात है भाई। जेई की फील्ड में टॉप IIT बॉम्बे, ठीक है। नीट की फील्ड में टॉप एम्स दिल्ली, IIT की फील्ड में टॉप IISc बैंगलोर, और नेस्ट की फील्ड में नाइजर। सारे मतलब एक हाथ में 4 लड्डू। तुम सोच रहे हो, मतलब एक हाथ में 2, है ना? बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। तो ऐसा भूल गए। अरे भाई बैलेंस चला गया भाई। 5वां लड्डू। खैर, 1 लड्डू आप खाने भी वाले हो ना, तो हाथ में 4 ही रहेंगे। ठीक है, एनीवेज। राइट। अच्छा, अब जब आप अभी 12th में बिल्कुल एकदम टाइम आता है एक, जब बच्चों के सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं, स्कूल में भी प्री बोर्ड्स का टाइम आ जाता है ना? और उस टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी बच्चों को प्रेशर होता है। तो यहाँ पे ना बच्चे 3 मेजर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बेटा। सबसे पहली तो कि भैया हमारे बैकलॉग्स हो गए। अच्छा, बैकलॉग्स। तो बैकलॉग्स अब इन जूनियर्स के ना हो, इनको कुछ आप एडवाइस कर दो। बैकलॉग्स उनके ना हो तो फिर मैं तो बोलूँगा कि कंसिस्टेंट रहे, और जितने भी बैकलॉग्स बने हैं उसको फिर रेगुलर क्लासेस के साथ साथ ही तुमको क्लियर करना पड़ेगा। राइट। जितना टालेंगे उतना हाँ बनता रहे। जैसे स्टूडेंट्स का मेजर कंसर्न ये रहता है कि स्कूल भी है, स्कूल के असाइनमेंट्स हो गए, स्कूल का लैब वर्क हो गया, होमवर्क हो गया, उसके साथ साथ हम कैसे मैनेज करें? वो तो हो जाता है मैनेज। कैसे हुई तो वो जानना चाहते हैं। मैंने खुद किया है, मुझे पता है, होता है मैनेज। कुछ कोई ऐसी हेल्पफुल टिप जो आप उनको देना चाहो कि हाँ आप इसको ऐसे कर लो अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो? मैंने तो सेल्फ स्टडी की थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलता था, इसीलिए स्कूल का लैब रिकॉर्ड कंप्लीट करने के साथ साथ और वो सब, और इवन हमारे स्कूल के टीचर्स ने भी बोल कर रखा था कि समर ब्रेक में तुम मोस्टली लिख कर रख लो, बस ऑब्जर्वेशंस तुम बाद में ले लेना। अच्छा, तो तुमको क्या एक्सपेरिमेंट्स होने ये सब पहले ही बता देते थे? हाँ, हमें सब पहले से पता था। राइट। काफी हेल्पफुल भी रहता है फिर बच्चों के लिए। तो
जब दूसरी प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमें ना एग्जाम के रेलेवेंसी में सही मटेरियल नहीं मिल रहा, तो इसके ऊपर क्या एडवाइस करना चाहोगे? सबसे पहले तो उस एग्जाम के PYQs देखे और फिर उससे रिलेटेड फिर बुक्स आती है क्वेश्चन बैंक्स, तो उनको फॉलो कर सकते हैं। राइट। तो आपने जब इतने सारे एग्जाम्स आपने दिए तो आपने सबके लिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक फॉलो किया था? ने मोस्टली अगर PCM में अगर JEE लेवल का कर लो तो अच्छा है, उससे फिर बाकी सारे ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स का हो जाता है। और बायो में बस तुमको थोड़ा सा हायर लेवल पे करना पड़ता है, तो उसके लिए भी क्वेश्चन बैंक्स अभी 2025 का लेवल नीट का बहुत अच्छा लेवल था, तो फिर अभी बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स भी अवेलेबल है राइट उससे रिलेटेड। राइट। और नेस्ट IIT? नेस्ट IIT उसके लिए मैंने स्पेशली शास्त्र से लिए थे अच्छा। मॉक बुक्स IIT और नेस्ट की। राइट। तो उसमें मॉक्स कैसे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह लगाए या फिर मॉक टेस्ट की तरह उसको दिया? नहीं, मैंने उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह लिया था। अच्छा। तो एक मॉक सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगता था उसका? 2 से ढाई घंटा। 2 से ढाई घंटा। अच्छा, तो नेस्ट की और IIT की दोनों मॉक बुक्स आपने कुछ सॉल्व की होगी, तो दोनों की डिफिकल्टी में आप को डिफरेंस लगा? नेस्ट के क्वेश्चंस थोड़े लंबे थे, बाकी डिफिकल्टी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल की थी। राइट। अच्छा, और इस जो IIT नेस्ट की आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की, इससे, क्योंकि जैसे आपने बोला कि JEE के अगर कोई बच्चे अच्छे से क्वेश्चन कर लेता है तो उसको काफी एग्जाम्स जहाँ पर PCM आ रहा है उसमें हेल्प मिलती है। हाँ, और इवन अभी नीट के भी अगर नीट का बायो कर ले तो फिर बाकी एग्जाम्स में भी हेल्प हो जाएगी। राइट। और काइंड ऑफ सफिशिएंट है, अगर पूरा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कर ले तो बाकी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट भी है। राइट। नीट प्रिपरेशन तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हर सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन टाइप तो फिर क्या ही फर्क पड़ेगा। राइट। वैसे तुम लोग शायद भूल गए होगे, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि एक बार और ये बच्चा, शायद तुम लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, पता है कहाँ पे? मुझे पता है। एक मेगा मॉक हुआ था, याद है? शास्त्रा का एक मेगा मॉक हुआ था जिसमें हम लोगों ने तुम्हें बोला था कि एक्चुअल में इसका रिजल्ट मैटर करता है, और बहुत सारे बच्चों ने उसमें एनरोल किया था। उस मेगा मॉक टेस्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 किसकी थी पता है? इन्हीं की थी। राइट। तो वो IIT का मॉक था, नेस्ट का मॉक था बेटा? IIT का मॉक था। तो नेस्ट के मॉक के दिन, उसके अगले दिन बायो का पेपर था, बोर्ड एग्जाम। नहीं तो नेस्ट का भी दिया होता, और अगर हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है यार फिर तो मतलब। राइट। तो जब आपने IIT का मॉक दिया उसमें यू वर मतलब ऑन द फर्स्ट रैंक, राइट? तो आपको कुछ स्कोर याद है उसमें कितना था आपका? नहीं याद है अभी तो। राइट। बट आई एम प्रीटी श्योर कि 220-30 के तो ऊपर ही रहा होगा वो, मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके का पेपर सेट किया गया था। हालांकि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था वो, एंड उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 लाना बहुत ही चैलेंजिंग था अपने आप में। तो ये बहुत अच्छा था आप लोगों को। शायद उस टाइम भी हमने बोला था कि ये बच्चा एग्जाम में, मेन एग्जाम में भी फोड़ेगा, एंड ही डिड दैट, नॉट जस्ट इन IIT बट इन ऑल द एग्जामिनेशंस, राइट? तो मेगा मॉक टेस्ट का AIR1 AIR4 इन द रियल एग्जाम, इसका मतलब यह है कि इस बच्चे ने मेगा मॉक से लेकर के एक्चुअल एग्जाम तक की कंसिस्टेंसी में कोई ड्रॉप नहीं दिया। और सच बता रहा हूँ बच्चे, अच्छा बच्चों को बता ही दो आप कि ये जो AIR4 है एक्चुअल में ये कितने मार्क्स पे आपको मिली? एक्चुअली में मुझे 230 मार्क्स पे मिली। 230 मार्क्स पे। और ये जो आपके 10 नंबर का जो एक गैप था, ये इसमें आप बच्चों को बता दो कि क्या कोई सिली मिस्टेक आपसे हुई थी? एक सिली मिस्टेक हुई थी मेरी, वही CBT के जो ड्रॉबैक है जो मुझे लगता है, उसकी वजह से वो सिली मिस्टेक हुई थी। राइट। क्योंकि अगर तुम स्क्रीन पे स्ट्रक्चर देख रहे हो कंपाउंड्स के, और उसको तुम फिर उसके साथ कोई रिएक्शन वगैरह करेंगे या फिर उसके साथ कोई भी तुमको कोई भी चीज़ करनी हो, प्रोजेक्शन वगैरह बनाने होंगे, तो फिर उसके लिए तुमको कॉपी करना पड़ेगा। तो
वो शीट पे कॉपी करते टाइम पे फिर थोड़ा-सा डिफरेंस आ सकता है। तो फिर उसकी वजह से मेरी सिली मिस्टेक हुई थी एक। ओहो! एक क्वेश्चन हाँ था जिसमें आर वो बताना था इनेंशियम शायद, पता नहीं हाँ, जिसमें वो बना था ऑप्टिकली मीज़ो। एक्टिव वाला बताना हाँ, था। ऑप्टिकली एक्टिव वाला। उसमें मीज़ो थे बहुत सारे हाँ, उसमें 3 मीज़ो हाँ, थे 3 और मीज़ो थे। एक ऑप्टिकली एक्टिव था, तो वही वहाँ से ट्रांसफ़र करने में गलती हुई थी मेरी, तो वो राइट, वाला राइट, गलत राइट। हुआ और था। एक छोड़ा होगा आपने शायद। नहीं, एक छोड़ा नहीं था। अच्छा वो हाँ, 10 नंबर ना? हाँ, तो राइट। सोचा था कि 60 क्वेश्चंस थे, 59 कर लिए थे। सोचा कि लास्ट क्वेश्चन था, 60 नंबर का ही क्वेश्चन था। सोचा तुक्का मार लूँ। ओए होए! कौन से सब्जेक्ट में? फिजिक्स में। फिजिक्स में कौन सा क्वेश्चन था वो? लास्ट क्वेश्चन वो सोलेनॉइड वाला। ओए होए! तो जो एक्चुअल आंसर की आई, आपने उसमें देखा होगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन जो सोलेनॉइड वाला है गलत हुआ, या फिर जब आप एग्जाम सेंटर के बाहर गए आपने मैच किया कहीं से तो आपको पता चल गया था कि मेरे से सिली मिस्टेक हुई है? सिली मिस्टेक तो मुझे बाद में पता चली, पर जो वो वाला क्वेश्चन है सोलेनॉइड वाला, वो मुझे टेस्ट के खत्म होने के 1-2 मिनट बाद ही रियलाइज हो गया कि गलत है। परफॉर्मेंस प्रेशर हो जाता है ना कि यार वो चीज़ है, हाँ। बट कोई बात नहीं। मेरे जो सर थे जिन्होंने मुझे IIT जैम के लिए पढ़ाया था, डॉक्टर कुलदीप सर, सर अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू सर, आपने इतना पढ़ा लिखा दिया मुझे, मैं यहाँ तक पहुँच गया। उन्होंने भी एक चीज़ बोली थी, उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारा पेपर अच्छा जा रहा है ना, तुम कॉन्फिडेंट हो तो 1-2 तुक्के मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे सिलेक्शन के ही लाले हो रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कि पेपर आज से ज़्यादा खराब ही जा रहा है तो तुक्का मार के और खराब मत कर लेना। तो ये एडवाइस काफ़ी काम कर गई क्योंकि मैंने तुक्के नहीं मारे पेपर में। अब तुम आगे समझदार हो। तो एनीवेज, तो बेटा अब आपका जो लाइफ का एक दूसरा सेगमेंट है वो शुरू हो रहा है ना? तो यहाँ से जब आप आगे जा रहे हो तो क्या कोई ऐसा आपका मेंटर है या फिर कोई ऐसा बंदा जिसको आप फॉलो करना चाहते हो या फिर कोई ऐसी गाइडेंस जो आपको मिली हो कहीं से जो आपको हेल्प कर रही हो, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ तो वही यूट्यूब पे जितना भी है, राइट। यूट्यूब के कंटेंट से फिर वो सब हो जाता है। राइट ओके। और जितना मेरे को सुनने में आया है आपकी मदर का बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी पूरी प्रिपरेशन के थ्रू आउट, तो हाँ सर। हाउ वाज शी एक्चुअली हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन? मतलब उनकी वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक तरीके से आपको जो हेल्प मिली उनसे, वो क्या चीज़ थी जो पेरेंट्स को जाननी चाहिए कि बीइंग अ पेरेंट उनको क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए जो आपके पेरेंट्स ने रखी ताकि आप यहाँ तक पहुँच पाए? वो तो मेरी पढ़ाई के समय हमेशा मेरे साइड में बैठती थी, राइट। या फिर लेटती थी, तो फिर उसकी वजह से फिर वो पूरी पढ़ाई ऑब्जर्व करती थी कि मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, वो सब। तो फिर उससे हेल्प हुई और फिर कोई भी प्रॉब्लम लगती थी तो मैं उनको सीधा पूछ लेता था। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है ये सभी बच्चों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कि अगर आपको कभी भी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ लगती है कि आपसे मैनेज नहीं हो रही है, प्लीज़ रीच आउट टू योर पेरेंट्स, प्लीज़ रीच आउट। एंड अगर आप एक पेरेंट हैं, हालांकि मैं अभी तक नहीं बना हूँ, लेकिन फिर भी बीइंग अ टीचर फॉर 5-6 years ऑलमोस्ट हेयर इन सायस्ट्रा एंड टीचिंग तो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, बट ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पेरेंट्स के पास अगर बच्चे आते हैं कोई प्रॉब्लम लेके, तो आप उनको थोड़ा सा पोलाइटली प्यार से डील करके आप समझा सकते हैं। इनफैक्ट मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि टीचर बीच में आया कहाँ से है ना। मुझसे बच्चे आके पूछते भैया मेरे पापा मान नहीं रहे, मैंने कहा यार पापा तो तेरे हैं ना, तुझे मनाना पड़ेगा, मैं क्या बोलूँ इसमें, है ना। तो पेरेंट्स बच्चों आपके हैं, बच्चे आप लोगों के हैं। टू ऑल द पेरेंट्स, आपको आपस में ही साठ गांठ बना के चलनी है प्रिपरेशन के थ्रू आउट, ताकि किसी का भी मोराल ना गिरे, किसी का भी कॉन्फिडेंस ना गिरे। एंड येस, मैंने देखा है कि जितने बच्चे अच्छी रैंक्स लाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनके पेरेंट्स का सपोर्ट उनके पास हमेशा रहता है। आई एम श्योर आप लोग अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते होंगे, उन्हें समझते होंगे, राइट। और इसी चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए अगर इस साल प्रिपेयर करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इट इज़ जस्ट अ कप ऑफ द टी, इसे आप आराम से निकाल सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है तुम बोलो हमारा रिजल्ट खराब है, हमारे माँ बाप की गलती। नहीं। देखो, टेक ऑल द ब्लेम ऑन यू, इट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर, राइट। एंड गिव ऑल द क्रेडिट टू द वन हु एक्चुअली बिलीव्ड इन यू, इट विल ऑल्सो मेक यू स्ट्रॉन्गर, राइट। गहरी बात, एकदम बढ़िया बात मैंने बोल दी है और इसका मैं क्लिप कट कर लूंगा, ठीक है। राइट। अब लास्ट क्वेश्चन आता है बेटा, 2 सवाल। सबसे पहला कि अगर कोई बच्चा अभी मान लो
ज्वाइन करता है, कहीं पर तैयारी शुरू करता है, फॉर एग्जाम्पल सायास्ट्रा का कोई बैच है जिसमें वो पढ़ रहा है, अच्छा आपका जूनियर है, अच्छा आपसे पूछ रहा है कि भैया इस साल मुझे फाइनली ये बताओ आप कि मुझे कौन सी गलती अवॉइड करनी है, कोई ऐसी 1-2 गलतियां जो मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी ना टूटे, हम्म। उस पे ध्यान दे। और दूसरा? दूसरा प्रिपरेशन के टाइम की गलती है ना। हाँ। तो फिर सारे सब्जेक्ट्स का मैनेज करे। राइट। और अगर नहीं हो रहा है मैनेज तो गोल को रियलिस्टिकली, जैसे हमारे भाई ने हमें बताया, आप लोगों को बताया कि गोल का रियलिस्टिकली सेट होना बहुत जरूरी है। अब मैम जो सवाल है जिसका बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो सवाल आपको पूछना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, अब आपने इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर किए हैं, तो आप फाइनली इन सब में से कौन सा लड्डू खाएंगे? कौन सा है वो 5वां लड्डू? नीट वाला। हाँ बेटे, तो एम्स दिल्ली वालों कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक प्रोडिजी आपके पास आ रहा है एंड इसके पोटेंशियल से जरूर एम्स दिल्ली का नाम बहुत रोशन होगा, राइट? सो बेटा, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि वी आर लकी दैट वी आर हियर इन द इंस्टीट्यूशन, बट एक्चुअली में इंस्टीट्यूशन गेट्स एवरी टाइम मोर लकीयर देन द स्टूडेंट जब उसके पास कोई ऐसा बच्चा आता है। इट्स अनदर फेदर इन देयर क्राउन। एग्जैक्टली। तो जाओ बिल्कुल एकदम ऑल द वेरी बेस्ट, 4 चांद लगा दो एम्स दिल्ली में, और मुझे कभी अगर आना पड़ गया तो आई विल रीच आउट। ओके सर। ठीक है, मैंने सुना है कि वहाँ पे जान पहचान होनी बहुत जरूरी है। ये सच है, मैं बता सकती हूँ। तो एम्स दिल्ली एक्चुअली मेरे भी पर्सनल कुछ एक्सपीरियंसेस हैं एम्स दिल्ली के, एंड ये चीज़ मैं जानता हूँ कि एम्स दिल्ली डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है और बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स वहाँ से हमें मिले, राइट? और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर एक जगह पे वॉइड है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एक जगह पे वॉइड है तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके, साइंस को लेके, या फॉर दैट मैटर MBBS को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, उनको वो वॉइड कंप्लीट करना होगा, राइट? सो इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन एंड इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको अब हमारे सानिध्य भाई भी उठाएंगे एंड डेफिनेटली। अच्छा ठीक है, एक सवाल और पूछ लेता हूँ कि MBBS कंप्लीट होने के बाद कौन से बॉडी पार्ट का डॉक्टर बनना चाहोगे आप? अभी तक डिसाइडेड नहीं है। ये भी सही है, बट ऐसे फिर भी अभी कोई डिसाइडेड नहीं है। अच्छा, उसमें 2 तरह के डॉक्टर्स होते हैं, एक सर्जन साइड में होते हैं और एक जो है वो फिजिशियन साइड में, या फिर एक तरीके से बोलते हैं कि MS होता है, एक MD होता है ना। तो आप इसमें से कोई? MD तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली डिग्री है, उसके बाद वो उस साइड में जाएंगे। राइट। तो गाइस, ये थे हमारे सानिध्य भैया, जो आपके ही एक्चुअली एक सीनियर है, जिन्होंने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे उन सबको फोड़ कर आए हैं। तो यहाँ से आपको मेजरली क्या सीखने मिला है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डे 1 से ही रियलिस्टिकली पढ़ाई करो, डे 1 से ही जो मटेरियल आपके पास है उसको ही अच्छे से करो, डेली प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली आप भी इनकी तरह AIR-1 ला सकते हैं। इट डज़ नॉट मैटर आपका बैकग्राउंड कैसा है, इट डज़ नॉट मैटर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके अंदर अगर वो विल पावर है, आपके अंदर अगर वो है ना कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, एक वो पैशन जो होता है ना आपको, अगर आपके पास ड्रीम के लिए वो पैशन है, तो आई थिंक डेफिनेटली सब अग्री करेंगे कि आप वो कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जितना खुद को आप ट्रेन करो, जितना अपने माइंड को ट्रेन करो, और माइंड को सबसे ज़्यादा आप कैसे ट्रेन करते हो, मैंने पहले भी बहुत बार बताया ये चीज़। माइंड को ट्रेन करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करो। जितना ज़्यादा आप अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करोगे, उतना ज़्यादा आप अपने दिमाग पे पकड़ बना के रखोगे और उतना अच्छे से ही आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट होती जाएगी। बाकी कोई भी परेशानी होती है, हमने हमेशा बोला है कि हम लोग आपके लिए यहाँ पर हमेशा अवेलेबल है। आपको जो मेंटोर अच्छा लगता है उससे शेयर करो, आप जिसको अपना आइडल मानते हो उससे वो चीज़ें शेयर करो, ताकि आपको भी आगे चल के पता चले कि हाँ यार, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसको मैं थोड़ा डी रूट करके दूसरी तरीके से ट्राई करता हूँ। राइट। तो ये हमारे जितने भी जूनियर्स देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, आई होप कि ये पॉडकास्ट से आप लोगों को ज़रूर कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिली होगी। एंड अगर कोई भी दिक्कत होती है, आप लोगों को डाउट आता है, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। सपोर्ट टीम का नीचे नंबर दिया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर फ्राइडे लाइव पार्थ भैया के साथ आप कर सकते हैं, है ना? पार्थ भैया एक बहुत अच्छे इंसान है, मैं पर्सनली जानता हूँ उनको, ही इज रियली जेन्युइन पर्सन। तो आप लोग अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनसे बात कर सकते हैं। प्रॉब्लम होती है, मैं भी पार्थ भैया सुनो ना, भैया सुनो ना। राइट। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, एंड अच्छे से प्रिपेयर करो।
और अपने अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट जाके अपने आप को, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ, और देश का थोड़ा भला करना बहुत जरूरी है। हमें तो भी उसमें भी घुमाओ थोड़ा अपने ड्रीम योगदान इंस्टीट्यूट करो। में, हम भी आएंगे बिल्कुल, घूमने। सही बात है, मेक अस फील प्राउड। Yes. एंड यस, सायास्ट्रा से जुड़ना हो तो नीचे नंबर दिया है ना। All the very best to ऑल all द of you. बेस्ट।